खैर है मैम, कुछ ही रह गए हैं। हाँ बस 50 रह गए इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको जो ना हाइड्रोकेफेलस की बता रही थी, जब अक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ हो जाती है ना, तो आपका इंटरक्रेनियल प्रेशर भी रेज होता है। तो वो इंटरक्रेनियल जो प्रेशर रेज होता है ना, उसकी वजह से आपकी जो ना ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग हो जाती है, जिसको पेप्टिडेमा कह रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर आपकी विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो रही होती हैं। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 95 है, सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ ट्रेकिया। तो ये आपके रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है ट्रेकिया की सप्लाई। ठीक है। इनिशियल मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लाइडोकेन। तो ये आपका पेरी ओरल पेरेस्थीजिया। ठीक है। अब इन्होंने जो है ना इनिशियल पूछा हुआ है। इनिशियल आपका पेरी ओरल पेरेस्थीजिया, ये जो आपका डिलेड है वो आपका ये कन्वर्जन्स है। ठीक है। और जो इसके बाकी लाइडोकेन के हैं वो आपके टिनाइटस से, रिंगिंग इन द ईयर और डिजीनेस का आता है। डिजीनेस का एमसीक्यू वो मैंने देखा हुआ है, वो स्टेम आपको आपको पता होना चाहिए। लाइडोकेन का डिजीनेस भी आता है, नमनेस अराउंड माउथ, ट्रेमर्स, कंफ्यूजन, सीजर और कन्वल्जन। ठीक है। अच्छा, अल्फा टू एगोनिस्ट इज क्लोनिडीन। ठीक है, जो आपका अल्फा टू एगोनिस्ट है वो क्लोनिडीन है। जो फेंटोलामिन है, जो भी हमने फियोक्रोमोसाइटोमा में पढ़ा था, वो आपका जो ना नॉन सिलेक्टिव होता है अल्फा वन और अल्फा टू के लिए। ठीक है। और प्रेजोसिन तो वैसे ही आपका एंटागोनिस्ट है अल्फा टू का। वो एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट नहीं। ट्रॉली जो है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, वो आपकी आफ्टर विद इन 6 आवर्स होती है। 99 है, फीचर कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ शॉक। तो ये आपका टिश्यू हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, ये आपकी जो है ना शॉक की डेफिनेशन भी होती है। ये डिक्रीज परफ्यूजन, ये जो वो टिश्यू हाइपोक्सिया। वाइज टीन चूज ओवर सिमेटिडीन। तो ये लेस सीएनएस टॉक्सिक होती है, वो रानी होती है। ठीक है। तो वो लेस टॉक्सिक है, इसलिए उसको प्रेफर किया जाता है ओवर सिमेटिडीन। इन प्रेगनेंसी यूट्रस साइज इंक्रीजेस ड्यू टू नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज, डिक्रीजेस ड्यू टू लाइसोसोमल लाइसोसोम्स, और इंक्रीज ड्यू टू नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज। A pregnant lady of third trimester having unchanged growth hormone, पहले ग्रोथ हार्मोन जो अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा इंक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीज करता है, ओवरऑल चेंज जो है वो अनचेंज रहता है। पेशेंट हैविंग सीवीपी लाइनिंग सब क्लेवियन वेन हिडियोल्स फीवर एंड ग्राम स्टेनिंग शोज ग्राम पॉजिटिव कोका है, ड्रग ऑफ चॉइस तो ये आपकी वैनकोमाइसिन होती है। क्योंकि जो आपके सीवीपी लाइंस होती है ना, वो कॉमनली एसोसिएटेड होती है आपकी मर्सा से। ठीक है, मल्टी मर्सा जो होता है आपका। ठीक है, तो उसमें आप जो ना वैनकोमाइसिन देते हैं, अपने वैनकोमाइसिन को चूज करना सीवीपी लाइन के साथ। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्रिएटिंग ट्यूमर सीरम फाइंडिंग विल बी तो हाइपोकैल्सीमिया। वही बात, जो आपका एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड ट्यूमर है कि आपका एल्डोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो वो आपका सोडियम अब्जॉर्ब करा रहा है, एक्सपेल जो है आपको बॉडी से एक्सक्रीट करा रहा है पोटेशियम और हाइड्रोजन को। अब जो हाइड्रोजन है वो और जो कैल्शियम है आपका, वो कंपटीशन वो compete कर रहे होते हैं एल्बुमिन से बाइंड के लिए। अब हाइड्रोजन तो आपके पास है ही नहीं, वो तो सारा बॉडी से एक्सक्रीट करा दिया एल्डोस्टेरोन ने। तो कैल्शियम बाइंड कर जाता है आपका एल्ब्यूमिन के साथ, तो जो आपका सीरम में लेवल है उस कैल्शियम का वो डिक्रीज हो जाता है, लो सीरम कैल्शियम। 105 पेशेंट आफ्टर सबटोटल थायराइडेक्टमी नाउ प्रेजेंट विद पाल्पिटेशन पल्स इज 102 ट्रीटमेंट इज, तो ये आपको प्रोपेनोलोल देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हाइपरथायराइडिज्म में पाल्पिटेशन इसलिए हो रही थी, जो आपका थायराइड हार्मोन है वो आपके हार्ट पे स्टिमुलेट कर होता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को। ठीक है, इसलिए आप बीटा ब्लॉकर्स देंगे, उसको पाल्पिटेशन हो रही है। प्रोपेनोलोल देंगे। स्लो वेव स्टमक बिगिंस फ्रॉम तो इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ काजाल। ठीक है, ये आपकी जो है स्लो वेव्स रिदम को जो है वो जनरेट कर होते हैं इम्पल्सेस को। अ मैन हैड पेनिट्रेटिंग इंजरी इन राइट लंबर रीजन, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लेयर टू बी पियर्स। तो ये आपकी होती है स्किन, ऑफ कोर्स स्किन पहले, कैंपर्स फेशिया, स्कार्पास फेशिया, एक्सटर्नल ओब्लिक अपोन्यूरोसिस, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स। अब इसको इस तरह याद रखें कि जो है ना बंदा बेयर हैंड से स्किन मतलब एक्सपोज्ड स्किन से कैंप लगा रहा है, और उसको वो लग गई और उसके हाथ में स्कार बन गया है। और मसल्स के आपको याद होना चाहिए एक्सटर्नल इंटरनल, और उसके बाद जो है ट्रांसवर्स मसल्स का तो सीक्वेंस याद है। जो फेशिया का है वो कर रहा होता है। ठीक है, वो उसका जो है एक्सपोज्ड स्किन से, बेयर हैंडेड मतलब स्किन से वो कैंप लगा रहा होता है, एक जगह पे कैंप लगाने की कोशिश कर रहा होता है, कैंपिंग पे गया होता है, और उसके हाथ में लग जाती है और स्कार बन जाता है। ठीक है, ये अपने एमसीक्यू के साथ छोटा सा हिंट लिख लें। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले जो आपकी स्किन होती है, स्किन इन होगी पेनिट्रेट लेयर में, फिर आपकी कैंपर्स फेशिया, फिर स्कारपास फेशिया, फिर एक्सटर्नल मसल, फिर इंटरनल, और फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अच्छा, लेमिनर फ्लो रिलेशनशिप इनवर्स टू विस्कोसिटी। ठीक है, जो मोर विस्कस आपका होता है ना फ्लूइड, उसकी वो वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, और लेस विस्कस की वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो ये जो है आपका इसका एक क्या कहते हैं फॉर्मूला भी होता है। एनेस्थीसिया में आपको इसी तरह की चीजें मिल रही थी, लॉज और ये सारा कुछ। ठीक है, तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें
तो इन इंक्रीज लेमिनर फ्लो, इन लेमिनर फ्लो इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड टेंड्स टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। ठीक है, और इसका अजीब सा एक फॉर्मूला है, वो आप इग्नोर करें, बस इनवर्स रिलेशन होता है, ये याद रखें। न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया बाय, तो डोमपेरिडोल विद फेंटेनिल। ठीक है, जो न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया होता है इसमें आप क्या करते हो कि एक एनाल्जेसिक होता है आपका ओपियोइड, और दूसरा आपका एंटीसाइकोटिक होता है। ठीक है, तो आप न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया, एंटीसाइकोटिक को आप ऐड करते हो ओपियोइड के साथ टू अचीव अ स्टेट ऑफ सिडेशन पेन रिलीफ विदाउट कॉजिंग अ डीप लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो आप जो है जो उसको थोड़ा सिडेट करने के लिए और पेन रिलीफ करने के लिए, और बगैर के डीप लेवल ऑफ अनकॉन्शियस कराए बगैर, तो इसलिए आप जो है एंटीसाइकोटिक को ऐड करते हो ओपियोइड एनाल्जेसिक के साथ, इसको कहते हैं न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया। वन टेन है, इंजरी बिलो क्लेविकल एंड अबव स्टर्नल एंगल इज रिलेटेड टू, तो ये आपका C3 C4 होता है। ठीक है, मैंने आपको वो स्टर्नल एंगल भेजा है, तो C4 का लेवल होता है आपका, एंड अबव स्टर्नल एंगल इज रिलेटेड टू C3 C4। रिसेप्टर फॉर स्वीट टेस्ट एट टिप ऑफ टंग। ठीक है, और बिटर टेस्ट का आपका कहाँ पे होता है? स्वीट का आपका टिप ऑफ टंग पे होता है ना? ऑफ द टंग पे। कहाँ पे? बैक ऑफ टंग। पोस्टीरियर साइड पे होता है। 112 है, 4-year-old boy was attended in clinic, was observed to have short neck, low hairline on the posterior aspect of neck, was known to be suffering from a heart condition. X-ray neck showed few cervical vertebrae, and on examination limited movement of upper limb was noticed. What is the most likely diagnosis? ठीक है, आपने जो है ना क्लिप लगा के उसका सर्वाइकल वर्टिब्रा को फ्यूज कर दिया। ठीक है, जैसे हेयर को इकट्ठा कर देते ना क्लिप लगा के, इस तरह आपने क्लिप लगा के उसके सर्वाइकल वर्टिब्रा को फ्यूज कर दिया है, तो ये आपका होता है क्लिपल फील्ड सिंड्रोम। इस तरह आपने याद रखना, सेम स्टेम आती है हमेशा। ठीक है, तो आपने जो है क्लिप लगा के उसके सर्वाइकल वर्टिब्रास को फ्यूज कर दिया है, इसको कहते हैं क्लिपल फील्ड सिंड्रोम। फीमेल विद शॉर्ट स्टेचर, हैंड एंड swollen neck and is now 20 years of age with amenorrhea, absence candid sexual characteristic, likely karyotype, तो आपका टर्नर सिंड्रोम होता है जिसमें आपकी वैग्ड या स्वेल्ड नेक होती है, शॉर्ट स्टेचर होता है। ठीक है, और swollen हैंड्स एंड नेक, तो आपकी टर्नर है उसका जो आपकी होती है ना करायोटाइप, वो 45X होती है, और ये कंप्लीट मोनोसोमी होती है। ठीक है, a person got stab on upper arm and floor of axilla, which of the following structure will be damaged? ठीक है, फ्लोर ऑफ एक्सिला पे जो है आपके अगर स्ट्रक्चर पूछे तो इंटरकोस्टल ओब्लिक्वेट आर्टरी लगानी है, अगर वो स्पेसिफिकली नर्व पूछते हैं और नर्व पूछे तो आपने एक्सिलरी नर्व लगानी है। बेंजोडाइazepine with flumazenil has 7 membrane component which are common in both, तो आपका डायजेपिन रिंग होती है। ठीक है, अब जो आपकी इन्होंने 7 रिंग ना मेंशन कर दिया, ठीक है, 7 मेंबर्ड, अगर वो 6 कहते हैं तो बेंजीन रिंग होती है। डायजेपिन में दोनों होती हैं, बेंजीन रिंग भी होती है और डायजेपिन रिंग भी होती है। तो उन्होंने 7 मेंशन किया, तो आप डायजेपिन लगाएंगे, और बेंजीन आपकी वैसे 6 कार्बन एरोमेटिक रिंग होती है, तो उन्होंने 7 मेंबर्ड कंपोनेंट किया हुआ वो मेंशन किया, तो आप डायजेपिन रिंग को लगाएंगे। 116 है, पेशेंट विद टिप ऑफ टंग कार्सिनोमा फर्स्ट ड्रेनेज ऑफ लिम्फ, तो ये आपके क्या पता टिप ऑफ टंग जो सब मेंटल में जाती है। Climber at high altitude experience hypothermia on returning to base camp, adapts to cold weather by heat generation due to which of the following, तो ये आपका पोस्टर हाइपोथैलेमस होता है। हीट जनरेट आपका पोस्टर हाइपोथैलेमस कर रहा होता है, और कूलिंग इफेक्ट जो है आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। जो आपका कूलिंग कर रहा होता है वो आपकी वेजोडाइलेशन से कर रहा होता है। ठीक है, और आपकी फिर वेजोडाइलेशन होती है, स्वेटिंग होती है, ये आपका हो गया पैरासिम्पथेटिक। ठीक है, ये भी एमसीक्यू आता है, तो ये आपका पैरासिम्पथेटिक एक्शंस होता है। जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो हीट जनरेट कर रहा होता है आपकी शिवरिंग से, और जो आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टर पिलाई मसल्स, ठीक है, तो वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, हीट लॉस को प्रिवेंट कर रहा होता है, तो वो आपका सिंपथेटिक इफेक्ट होता है। ये आपकी डबल ए में मेंशन है ये लाइंस। ठीक है, तो हीट जनरेट इधर जो है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस करा रहा है। ह्यूमिडिटी इन एयर इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर, एच से ह्यूमिडिटी, एच से हाइग्रोमीटर, याद रह जाएगा वैसे आप लोगों को, ह्यूमिडिटी और हाइग्रोमीटर। व्हाट इज द टर्म फॉर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, अब आप डेंसिटी देके वो स्पेसिफिक डेंसिटी ना चूज कर लीजिए, ये रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपकी, ये इसकी डेफिनेशन है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला भी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है।
तो ये चीज आपने याद रखनी है। डेंसिटी देख देख के डेंसिटी नहीं लगानी। यस, इफ नॉट कंपेयर टू सीएसएफ इज बेरिसिटी। यस, ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था पॉइंट, इसकी डेफिनेशन। पर ये भी एमसीक्यू आता है बेरिसिटी वाला भी। अच्छा, लेटर टू थर्ड वेंट्रिकल सीएसएफ फ्लो बाय तो फोरामेन मोनरो। ठीक है, ये मैंने आपको जो है इसका पूरा वो फ्लो भेजा है। ठीक है जी। और फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ आपकी लेटर वेंट्रिकल में होती है, फिर फोरामेन मोनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में जाती है, एक्विडक्ट सिल्वस के थ्रू जो है फोर्थ वेंट्रिकल में जाती है, फिर आपकी मेजेंडी और लुश्का के थ्रू जो है ये सिस्टा मैग्ना एंड सिस्टा लेटरालिस। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। द फ्लूइड ड्यू टू अपेंडिसाइटिस इज एक्सुडेट। जो आपकी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा होता है ना, वो आपका एक्सुडेट होता है। और जो ये हार्ट वगैरह की कंडीशन में होता है जैसे CHF, तो वो आपका ट्रांसुडेट होता है। बाकी आपने अगर वो लो सेल काउंट दें या डिक्रीज प्रोटीन दें तो आपका ट्रांसलेट होता है। और अगर इंक्रीज सेल काउंट दें ऑफ कोर्स और प्रोटीन जो आपकी 3 से ज़्यादा दें तो वो आपका जो है एक्सुडेट होता है। वो भी एक है। और एक ये जो इन्फेक्शंस में मेंशन होता है तो उसमें आप एक्सुडेट चूज करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ डीवीटी इन अ वुमन विद लेग पेन एंड स्वेलिंग थी, उसको डीवीटी डेवलप है, उसको लेग पेन हो रही है, आप उसको लोपेरिन प्लस वार्फरिन देंगे। लेटिसमस डोर्स एंड नर्व सप्लाई आपको पता है थ्रेकोडोर्सल होती है। ठीक है, इधर उन्होंने चूज किया डोर्सल स्कैपुलर नर्व। डोर्सल स्कैपुलर नर्व नहीं इसको सप्लाई करती, वो रोम्बोइड्स को सप्लाई करती है। ठीक है, लेकिन अब आप जो है ना जो आपकी डोर्सल स्कैपुलर है वो आपकी रोम्बोइड माइनर, मेजर और लेवेटर स्कैपुलाई को करती है। लेकिन जो ये आपकी थ्रेकोडोर्सल है ना, इसको आप जो है मिडल स्कैपुलर नर्व भी कहते हो। तो अब डोर्सल स्कैपुलर लिवेटर स्कैपुला, हाँ वो डोर्सल स्कैपुला लिवेटर स्कैपुला को करती है। लेकिन हम जो इधर लेटिसमस डोर्सा है, तो जो थोरैको डोर्सल है ना उसका दूसरा नाम मिडल स्कैपुलर नर्व है। तो अब पता नहीं ये पुअर रिकॉल है कि क्या है, या नियरेस्ट है इसलिए उसको चूज किया हुआ, अदरवाइज जो है आपकी ये डोर्सल जो है स्प्लाइन नहीं करती। फॉर स्क्रैचिंग बैक, हाँ ये आप ठीक बता रहे हो। ठीक है, आपकी डोर्सल स्कैपुलर नहीं होती, मिडल स्कैपुलर होती है थ्रेकोडोर्सल। ठीक है, आप ये चीज क्लियर रखो। और अगर यही ऑप्शन हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप डोर्सल को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, विच ड्रग हैज शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ एंड गिवन इन इन्फ्यूजन, तो आपकी डोपामिन होती है। अगर उसको इन्फ्यूजन में दे तो उसकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है। बेक्लोमेथासोन इन एयर कोज ओरल थ्रश विच इज प्रिवेंटेड बाय, तो बेक्लोमेथासोन तो फिर आप पेशेंट को बताएंगे कि इनहेलर लेने के बाद जो है ना वो रिंस द माउथ विद वाटर। ठीक है, पानी से एक दफा मुंह रिंस कर ले। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशन टू लोकल एनेस्थीसिया इन आई प्रोसीजर, तो ये आपकी होती है पेनिट्रेटिंग इंजरी टू आई। ठीक है, तो उसमें आप लोकल एनेस्थीसिया नहीं देते। अब इसकी डिफरेंट कॉजेज होती हैं। एक तो कॉर्नियल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप उसको लोकल एनेस्थेटिक देंगे तो सिवियरिटी ऑफ इंजरी पता नहीं चलेगी आपको, अगर आप ठीक है। और दूसरा डिलेड डायग्नोसिस, यही कि पेन जो है उसको पेन इंडिकेटर होता है, क्रिटिकल इंडिकेटर होता है। दूसरा रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज हो जाती है आपकी, जो आपका लोकल एनेस्थीसिया वो वर्सन कर देता है इंजरी को। और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका लोकल एनेस्थेटिक जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को अफेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं। इसलिए यूजली जो है ना आप लोकल एनेस्थेटिक नहीं देते आई इंजरी में, अवॉइड करते हैं। और पेनिट्रेटिंग इंजरी टू आई। ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया इन प्रोसीजर टू पेनिट्रेटिंग इंजरी टू आई। साइड इफेक्ट ऑफ फेनाटोइन इज तो हिर्सुटिज्म। ठीक है, हम लोग एमबीबीएस में भी पढ़ते थे। फेनाटोइन के साइड इफेक्ट्स का जो निमोनिक है ना वो फेनाटोइन ही है। पी से P450 इंटरेक्शंस। ठीक है, it's a hirsutism is in large gums या gingivitis, ants and nystagmus, yellow browning of skin, teratogenicity, osteomalacia, interfere with beta metabolism और neuropathies। ठीक है, तो इसका जो है ना निमोनिक भी फेनेटोइन ही होता है, वो एब्रीवेशन भी। पेशेंट प्रेजेंट विद गम ब्लीड एंड स्वेलिंग कॉजेज फेनेटोइन। ठीक है, ये भी हमने पढ़ी है, हाइपरट्रोफी ऑफ गम, गम ब्लीड या स्वेलिंग, तो ये भी आपकी फेनेटोइन करवा रही होती है। ड्रग कॉजिंग स्किन ब्लिस्टर्स, तो ये आपकी सल्फोनामाइड्स करवाते हैं। ठीक है, अब जो एक तो जो आपका वो आपको पता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो होता है वो ड्रग से ट्रिगर होता है। और उसमें जो है ना आपकी सल्फोनामाइड्स भी होती हैं जो करवा रही होती हैं। और फिर दे इन्वॉल्व वाइड स्टेप स्किन ब्लिस्टरिंग एंड डिटैचमेंट। और ये हाइपर और सल्फोनामाइड्स आपकी जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी करवा रही होती हैं। तो
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाती हैं तो उसमें भी लीडिंग टू ब्लिस्टर्स, उसमें भी ब्लिस्टर्स बन रहे होते हैं आपके। ठीक है, तो ब्लिस्टर्स के साथ आपने जो है ना सल्फोनामाइड्स को चूज करना है। अच्छा, द ड्रग यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन आफ्टर पैरासीटामोल, तो ये आपके सुमाट्रिप्टन्स होते हैं। फैब के मेरे पेपर में जो है ना फार्मा और माइक्रो ज़्यादा थी, और ये जो मैंने मे वाला दिया इसमें सीवीएस ज़्यादा थी, और कैल्शियम और विटामिन डी के 7-8 एमसीक्यू सिर्फ आपके कैल्शियम और विटामिन डी पे थे, सोचे। ठीक है, तो आपने क्या हर चीज़ करनी है। 131 है, which gas law state the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gas is equal to the sum of the potential partial pressure of individual gases। एक तो मैंने आपको पहले बताया, पार्शियल प्रेशर आ जाए तो आपने डेल्टन्स लॉ लगा देना है। दूसरा ये लॉ है कि आप समझें आपके A B C 3 कंटेनर्स हैं, उनमें 3 डिफरेंट गैसेज हैं। वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ना अपने अपने कंटेनर पे, उनको आप प्लस कर लो। ठीक है, वैल्यू आ गई एक। फिर आप उन तीनों गैसेस को उठा के एक ही कंटेनर में डाल दो, मिक्स कर दो। फिर वो सारी मिल के जो प्रेशर लगा रही होंगी ना उस कंटेनर पे, वो और वो जो आपने प्लस किया था वो इक्वल होता है। अगर वो इंडिविजुअल कंटेनर में प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं, आप उन प्रेशर को सम कर लो और उन तीनों को फिर आप एक कंटेनर में डाल दो, तब वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है ना अपने कंटेनर पे, वो दोनों इक्वल होते हैं। ये आपका डेल्टन्स लॉ है। तो आप पार्शियल प्रेशर से डेल्टन्स लॉ याद रख लो, वैसे एनेस्थीसिया वालों को दुखी करते हैं ये लॉ ज्यादा। 132 and disoriented all patient was brought in emergency by his wife complained of right flank pain vomiting diagnosis of acute appendicitis was made urgent appendectomy was suggested patient didn't give consent for surgery next step would be to take consent from wife। अगर वो ओरिएंटेड है तो पेशेंट नहीं देगा consent, ठीक है। अगर लेकिन डिसोरिएंटेड है और उसकी सर्जरी करना जरूरी है इससे पहले कि अपेंडिक्स रप्चर कर जाए, तो जो है आप उसकी वाइफ से कंसेंट ले लें। पेशेंट प्रेजेंट विद पेन इन लंबर रीजन स्टोन एट पीयूजे पेन अराइजिंग फ्रॉम दिस सेगमेंट, तो T12 to L2 है। ठीक है, T12 to L2। और L2 भी अलग से दिया होता है तो आप उसको चूज कर लेते हैं, T12 भी दिया होता है अकेला तो उसको चूज कर लेते हैं आप। ठीक है, इन पर्सनल इन पर्सनल विद नॉर्मल एयरवे abnormality विच मसल रिलैक्सेंट, तो सक्सोमेथोनियम। ठीक है, इन नॉर्मल एयरवे abnormality। अच्छा, अब इसका जो एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल एयरवे abnormality में आपने सक्सेमिथोनियम चूज कर लिया। अब एक और एनेस्थीसिया वाले दुखी होते हैं, यूज फॉर रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन। डॉक्टर मसूमा जो है वो है एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर मसूमा, रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन के लिए कौन सा आप मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं? बताएं डॉक्टर मसूमा, पता है आपको? केटामीन। नो। केटामीन। आप नो, आप शॉर्ट एक्टिंग पूछ रही हैं या इंस्टेंट पूछ रही हैं? रिलैक्सेंट जो आपको सीक्वेंस इंट्यूबेशन में देते हैं विद नॉर्मल एनाटॉमी। या प्रोपोफॉल। नो, सक्सिनेल कोलिन देते हैं। और फिर वो ओ। नेक्स्ट स्टेम में ना, वो एक और स्टेम में वो मेंशन करते हैं कि सक्स। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो भी तो सक्सामेथोनियम एंड सक्सिनैल्कोलिनस में। हाँ वही ना। अच्छा, तो लेकिन अभी तो हम ये, हाँ जी। आप फुल सोई हुई हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मैं जाग रही हूँ, बस चलो, अब। ठीक है, बस कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है, एक वो तो है, एक क्या कहते हैं उसको, चलो मेरी पीडीएफ ही बंद हो गई वहां से। अच्छा, रैपिड जो आपकी सीक्वेंस इंट्यूबेशन है उसमें आपने जो है ना सक्सिनल कोलिन को यूज करना है क्योंकि इसका रैपिड ऑनसेट होता है। ठीक है, तो आपका जो एपनी होता है ना वो शॉर्ट हो जाता है। खैर, तो जो है ना आप रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन के लिए नॉर्मल एनाटॉमी में सक्सिनल कोलिन चूज करते हैं। फिर वो दूसरी स्टेम दे देता है जी सक्सिनल कोलिन जो वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब आप क्या मसल रिलैक्सेंट देंगे? एनी तुक्का? रोकनियम देते हैं, रोक्यूरेनियम देते हैं। सबसे ज्यादा रिकमेंडेड वही है ऑल ओवर द वर्ल्ड क्योंकि उसका रिवर्सल मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक यूज नहीं करते बिकॉज दैट इज लिटिल एक्सपेंसिव। हम बेचारे पाकिस्तान को रोलने की जरूरत नहीं थी, बट आप ठीक बता रहे हो। ठीक है, सचिन को लेने के, हाँ जी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो आप रूल करो। नहीं जी, पाकिस्तान इतना बेचारा नहीं है, हमने यही प्रैक्टिस करनी है तो हम पाकिस्तान को कोई ड्रीम वर्ल्ड तो नहीं ना सोच सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट द ग्राउंड रियलिटी। तो इसमें आप रूक्रोनियम चूज करते हैं। ठीक है, अ चाइल्ड प्रेजेंटेड विद डार्क कलर्ड नेपी, डार्क यूरिन एंड होमोजेनिसाइड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी।
तो ये आपका वही HOD कैप्टन को ये 10,000 दफा MCQ रिपीट हो चुका है अब तो। अब जो होमोजेंटिसाइड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी ये आपका एब्रीवेट हो जाता है HOD। HOD आपकी वर्ड का कैप्टन होता है, तो HOD डेफिशिएंसी जो है आपकी एल कैप्टन यूरिया में होती है। अच्छा 136 है टेम्परेचर एट विच प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेयर प्रेशर एंड लिक्विड स्टार्ट वेपोराइजिंग। ठीक है, जो लिक्विड है आपका वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, वो जो स्टीम में आपके वेपराइज हो रहा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे रीच जब वो पहुंच जाता है तो आपका जो लिक्विड है वो वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूजेस थर्मोफाइल। ठीक है, इंफ्रारेड आपके थर्मोमीटर्स पता है कौन से होते हैं, जो कोरोना में आप लोगों ने देखे होंगे, जो वो फोरहेड पे रख रहे थे, मतलब एक डिस्टेंस से जो है ना वो टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। ये आपके इंफ्रारेड थर्मोमीटर से वो इंफ्रारेड रेडिएशंस के थ्रू ना बॉडी का टेम्परेचर वो मेजर कर लेते हैं इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। और जो थर्मोफाइल होता है वो बेसिकली आपके ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एक, जो आपका मैकेनिज्म जो है वो इवन के आपके जो है ना हॉट वो उसमें इन्वायरमेंट में सरवाइव कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल होता है थर्मोफाइल्स का हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म टू स्टेबलाइज देयर सेलुलर स्ट्रक्चर एंड एंजाइम अगेंस्ट हीट। कैरियल जो थर्मोफाइल जो मैकेनिज्म यूज होता है ना, ये आपका यूजली जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होते हैं। ठीक है, और जो आपका इंफ्रारेड थर्मोमीटर है ये आपका वो जो टेम्परेचर चेक कर रहे होते थे कोरोना में वो वाला होता है। लेकिन आप इसको याद रखेंगे कि जो मैकेनिज्म उसमें यूज होता है वो थर्मोफाइल होता है, और थर्मोफाइल जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था? इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज थर्मोफाइल। एंड एंटी डायबिटीज ड्रग कॉजेज स्नीजिंग एंड नेजल कंजेशन, तो ये आपका सिटाग्लिप्टिन है। ठीक है, हम लोगों ने जो है एंटी डायबिटिक के कुछ क्वेश्चंस दिए थे असाइनमेंट में, तो ये स्नीजिंग और नेजल कंजेशन के लिए आपका सिटाग्लिप्टिन है। पेशेंट डेवलप एसवीटी ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, ड्रग ऑफ चॉइसेस एमलोडिपिन है। लेकिन आपको पता है इधर एडेनोसिन होता तो आप उसको चूज कर लेते। ठीक है, एसवीटी के लिए चाहे वो एनेस्थीसिया में हो चाहे वैसे भी, तो एडेनोसिन जो है वो डीओसी है। तो एनेस्थीसिया में आप जो इधर एमलोडिपिन को चूज करेंगे। अ पेशेंट हैज ब्रेडिकार्डिया एंड लो बीपी ऑन इन्वेस्टिगेशन हैज लो T3 T4 एंड इंक्रीज TSH, हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट। ये हाइपोथायरॉइडिज्म की पिक्चर है तो आप उसमें लिवोथायरोक्सिन देंगे। ठीक है, A man unable to hold a mug of coffee and image draw of shoulder and hand movement on which part, तो उन्होंने जो है ना उसकी प्लानिंग पूछी है। तो आपको पता है वो आपके प्री मोटर कॉर्टेक्स में प्लानिंग हो रही होती है, और उसके बाद जो है मोटर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है वो कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ मोटर एक्टिविटी, तो प्लानिंग जो आपकी पेरीमोटर में होती है। 50 years फीमेल डायबिटिक फॉर 20 years abnormal distension आफ्टर मील ड्यू टू डायबिटिक गैस्ट्रोप्रेसिस, तो आपको पता है उसका ट्रीटमेंट आपका मेटक्लोप्रोमाइड है। एक ऑप्शंस में जो है वो प्रोकाइनेटिक्स भी देते हैं, और दूसरा मेटक्लोप्रोमाइड, तो आपने इसको चूज कर लेना है। और ये जो है एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, मेंटेन कर होता है। अच्छा, a patient is being moved on oxygen 6 liter per minute, the full tank of oxygen 3.5 kg will finish in, तो ये आपका है 110 मिनट। ठीक है, अच्छा इसका ये होता है जो आपकी टैंक की कैपेसिटी होती है ना वो 650 लीटर्स होती है, ये स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, फुल कैपेसिटी उसकी ना 660 या 650 लीटर्स होती है। तो जो है अब वो 650 को 6 से आप डिवाइड करेंगे, 6 लीटर पर मिनट है, तो आपकी 108 आ जाती है। ठीक है, तो वो नियरली 110 होती है। अच्छा, इसका ना कोई सीक्वेंस नहीं है, ये वो सेम ही चीज़ है, या तो एक ऑप्शंस में वो मेटक्लोप्रोमाइड देते हैं या प्रोकाइनेटिक्स देते हैं, ये कभी भी एक साथ नहीं दिया उन्होंने, और कोई इसका सीक्वेंस प्रेफरेंस नहीं है। ठीक है, ये एक डिफरेंट उसके साथ आ रहा होता है ऑप्शंस के साथ, तो उसमें हमने प्रोकाइनेटिक चूज करना है। अच्छा, और अच्छा ये मैं आपको बता रही थी, जो आपकी स्टैंडर्ड होता है ना वो 650 लीटर होता है टैंक की कैपेसिटी, तो उसको आप 6 लीटर पर मिनट दिया हुआ है, तो उसको 650 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 110 मिनट आ जाएगा। 144 है पेशेंट एक्सपोज टू कोल्ड प्रेजेंट विद, अच्छा विद पेन एंड रेडनेस ऑफ फिंगर्स, ट्रीटमेंट गिवन इज निफेडिपिन। तो ये आपका प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है। ठीक है, जिसमें आपकी ब्लूइश कोल्ड की वजह से ब्लूइश आपकी जो है फिंगर्स हो जाती हैं, उसमें आप निफेडिपिन देते हैं, ये आपकी ना वेजोडाइलेशन करवा रहा होता है निफेडिपिन, तो इससे आपकी जो है ना परफ्यूजन, यस परफ्यूजन बेटर हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज जो है वो ब्लू होती हैं, फिर ब्लैक होती हैं, और फिर वो
इस्केमी के बाद वो जो ना एम्पुटेट हो जाती हैं, खुद ही गिर जाती हैं। अच्छा 146 है। अच्छा 145 है साइड इफेक्ट ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, तो ये हाइपोटेंशन है। अब जो आपके एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होते हैं, ये आपके जो है ना सेंसरी सेंसरी और मोटर नर्व्स को ब्लॉक करते हैं, साथ आपके सिंपैथेटिक नर्व्स को भी ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और आपकी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग वेस्कुलर टोन। तो खैर जब ये आपके सेंसिटिव मोटर और सिंपैथेटिक नर्व्स को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ब्लॉक कर देते हैं, तो आपकी जो ठीक है उसमें ब्लड वेसल्स में जो है वेजो डायलेशन हो जाती है। यस सेम इसमें जो है ना कॉन्सेप्ट लग रहा होता है वेजो डायलेटर, उसी से आपकी हाइपोटेंशन हो रही होती है। अच्छा कौन सा क्वेश्चन था। अच्छा एस इनहिबिटर गिवन टू पेशेंट व्हाट विल हैपन। ठीक है एस इनहिबिटर में क्या होता है आपका इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन होता है और डिक्रीज एंजियोटेंसिन होता है। अब इन्होंने जो दिया हुआ है इंक्रीज रेनिन एंड डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2, ये कहीं से भी सेंस नहीं बन रही, आपके एस इनहिबिटर में रेनिन क्यों इंक्रीज करेगा। ठीक है तो ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज होता है, ये आपका कैलिकरिन पाथवे जो आपको होता है, ठीक है कैलिकरिन। तो इसमें कह रहा है अब ई जो है नियरेस्ट बेस्ट है, तो आप जो ई को चूज कर लें। आई होप ये पूरा रिकॉल हो। लेकिन आप जो कैलिकरिन पाथवे को याद है कि एस इनहिबिटर्स जो है आपका ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज करता है और एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट कर रहा होता है, एंजियोटेंसिन को डिक्रीज कर रहा होता है। आईजीई एंटीबॉडीज प्रेजेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मास्ट सेल पे आईजी जो है मास्ट सेल पे जाके पे अटैच होती है, प्रेजेंट होती है, जब फिर मास्ट सेल की डिग्रेनुलेशन होती है और आपकी हिस्टामिन रिलीज होती है। और वो एनाफिलेक्सिस में जो ब्रोंकोस्पेज्म वगैरह हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वो फिर हिस्टामिन की वजह से सिम्टम्स आ रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसिलिन इज एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास। ठीक है अब ये जो ड्रग ऑफ चॉइस सुडोमोनास के लिए दी हुई है ना, ये आती हैं, इनका भी पिक्चर आप लेके रख लो, ठीक है, इनको अपने रिवाइज करते रहना है। तो जो विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसिलिन इज एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास, तो वो आपकी पिप्रासिलिन है। एंटी सुडोमोनास पेनिसिलिन, पिप्रासिलिन और टिकासिलिन। एंटी सुडोमोनास अमाइनोग्लाइकोसाइड आपकी जेंटामाइसिन, अमीकासिन। डीओसी फॉर सुडोमोनास सेफ्टाजिडिम, डीओसी फॉर सुडोमोनास यूटीआई सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये यूटीए वाला एमसीक्यू आया हुआ है, इसके 18 में था शायद, हमने पढ़ा था, तो उसके लिए आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं। ह्यूजर्स मेम्ब्रेन फ्रॉम हाइपोब्लास्ट विल मेक बाउंड्री ऑफ एक्सोस्लोमिक कैविटी। ठीक है ह्यूजर्स कैविटी भी उसी को कहते हैं और एक्सोस्लोमिक मेम्ब्रेन भी उसी को कहते हैं। तो वो हाइपोब्लास्ट, ये पिक्चर इतनी दफा शेड की है, ठीक है, ये आप देखना हाइपोब्लास्ट जो है वो आपकी एक्सोस्लोमिक कैविटी बना रहे होते हैं, उनका सेम कलर से शो किया हुआ है ताकि पता चल जाए कि हाइपोब्लास्ट ही जो है कैविटी बना रहे हैं। अच्छा इंफीरियर पैराथायरॉयड इज सप्लाइड बाय तो इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। ये एमसीक्यू था कि आपके जो सुपीरियर पैराथायरॉयड और इंफीरियर पैराथायरॉयड जो है वो आपके इंफीरियर थायरॉयड से सप्लाई होते हैं। कुछ पार्ट जो है सुपीरियर थायरॉयड से सप्लाई होता है, लेकिन मोस्टली जो है ना आपने इंफीरियर थायरॉयड को चूज करना है। कार्सिनोजन कॉजेज म्यूटेशन, दीज म्यूटेशंस आर अक्वायर्ड। कार्सिनोजेंस की वजह से जो है ना वो अक्वायर्ड है, ठीक है। aortic pressure is highest at which phase of cardiac cycle, तो reduced ejection phase is greater than rapid ejection phase. Patient with diazepam toxicity and antidote is flumazenil। तो जो फ्लूमेनाजिल है वो मजे मजे से डायज़ेपाम का इफेक्ट जो है उसको नील कर देती है, तो डायज़ेपाम का एंटीडोट जो है फ्लूमेनाजिल होता है, ठीक है फ्लूमेजिनिल, फ्लूमेजिनिल। अच्छा 154 है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एसोसिएटेड विद एसएलई। ये एक दफा मैंने क्वेश्चन पूछा था, मुझे भूल गया कि उन्होंने राइट आंसर दिया था, लेकिन जो है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है एसएलई से आपके एसोसिएटेड होती है। एचआईवी से कौन सी आपकी नेफ्रोपैथी एसोसिएटेड होती है, एचआईवी से। अच्छा 155 है। A patient presented in semi-conscious condition with subclavian steal syndrome, blood splatter which arteries cause this condition, तो ये आपकी vertebral artery होती है, yes बिल्कुल। तो सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम में जो है ना आपकी वर्टिबल आर्टरी होती है। अच्छा अब पेशेंट प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी विद हिस्ट्री ऑफ फॉल, ही ओपन्स आइज ऑन गिविंग पेनफुल स्टिमुलस, हैज इनकम्प्रिहेंसिबल स्पीच एंड लोकलाइज्ड पेन, हिज जीसीएससी इज 9। अब आप ये देखो जीसीएस की मैंने पिक्चर भेजी हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं आई, तो ही ओपन्स आई ऑन गिविंग पेनफुल स्टिमुला, ठीक है। ये जो है जूम क्यों नहीं है, अच्छा टू साउंड टू प्रेशर तो इसको हम टू कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद है इनकम्प्रीहेंसिबल स्पीच, तो स्पीच में जो है साउंड्स आ जाएगा, तो वो भी टू है। और लोकलाइज कर रहा है वो पेन को, ठीक है, लोकलाइज कर रहा है वो पेन को, तो आपकी ये हो गया 5, 5 और 4 9, ठीक है, तो ये आपका है 9।
ठीक है बच्चों, 10 मिनट रह गए हैं। क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछना है, कुछ रिपीट करना है, या मेरे पे रहम करना है? डिपेंड। Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Alia. Thank you so much for helping us complete SK. अब I hope हम रिवीजन जल्दी जल्दी से कर सकें बाद में। और बच्चों पढ़ना आपने ही है, मैंने सिर्फ जो है ना क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। तो और मैम इंशाल्लाह हमने रिवीजन्स मंडे से शुरू करनी है ना? नहीं नहीं, कल से करनी है, आपके पास कोई टाइम नहीं। मैंने सर से कहा सर परफेक्ट। प्लीज शॉपिंग के लिए एक दिन दे दे, मेरी इवेंट है घर में, लेकिन सर ने कहा नहीं, आप बैठ के जो रिवीजन करें। मैंने कहा ओके सर। तो अच्छा परफेक्ट। छुट्टी नहीं मिल सकती, तो हम लोग जो है कल से रिवीजन करेंगे। और इसका ये है कि काफी बच्चे जो है ना न्यू हैं ग्रुप में, तो उनको यही बोलूंगी कि आप जो, हाँ SK10 के फर्स्ट 4 पेपर से हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो हो ना अपने जो फर्स्ट 4 पेपर्स हैं, उनमें से मैं क्वेश्चन करूंगी, आप लोगों ने वो पढ़ के आने हैं, और फिर आप लोग मार्क कर लीजिएगा जो आपको रिवाइज करवाने हैं, जो आपने पूछने हैं, जो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तो ये तो मैं भी कोशिश करूंगी चारों पेपर्स पढ़ लूँ, तो फिर हम जो है रैपिड उसकी कोई वो नहीं होगी, क्या कहते हैं इसको, ये रिकॉर्डिंग वगैरह, ठीक है? तो वो हम गूगल मीट पे कर लेंगे, ताकि आप लोग जो है इंटरेक्ट वगैरह कर लें, ठीक है? अब वो जो बाद में प्राइस देना और वो सारा कुछ करना, वो डॉक्टर हसीब की सर दर्द है, ठीक है? मैंने आपको जो है रैपिड रिवीजन करानी है, और आपके आंसर्स करने हैं आपके क्वेश्चंस को, ठीक है? और जो हम लोग ना बहुत आंसर्स करते थे, फेब के स्टार्ट करेंगे, यस। तो मैं बहुत ब्लंडर्स करती थी, एंड इट मैटर्स लॉट, हमारी तो मजबूरी थी और हाँ वो, लेकिन मैं तो डॉक्टर हसीब को नहीं इनकार कर सकती, बल्कि उनका कोई भी स्टूडेंट, आई डोंट थिंक सो कि उनको इनकार कर सकता है, जितनी वो एफर्ट डालते हैं। तो मैं तो उनके साथ नवंबर से हूँ। तो वो तो खैर मुझे स्टेपनी की तरह यूज करते हैं, खैर। लेकिन वो भी बहुत रिगार्ड करते हैं, और फिर हम लोगों को भी फर्ज बनता है उनके लिए। हम तो खैर, मैं डॉक्टर अली, हम लोग उनके स्टूडेंट्स थे, तो वो जो कहते हैं तो हम लोग जो है ओके सर। अच्छा, ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। लेकिन जो है ना मेडिसिन के मई के पेपर करवाने का मुझे उस तरह से टाइम नहीं मिलेगा जिस तरह से मैंने बाकी के पेपर्स करवाए हैं, ठीक है? तो क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है उतना, तो हम जो है ना रैपिड रिवीजन ही करेंगे। आप लोग जो है ना मुझे क्वेश्चंस जो है वो भेज देना, या जो है पूछ लेना, तो मैं एक दफ़ा रीड कर लूंगी, तो उसके बाद जो हम वो डिस्कस कर लेंगे। बस यही एक चीज़ हो सकती है। कल क्लास इतने बजे रख लेते हैं, 8 बजे। मैम बस कोई आसान तरीका हम लोग ढूंढ सकते हैं, वो जो सारी जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो डिपॉजिट। अपीयरेंसेस होती हैं, हाँ जी, डिपॉजिट्स और वो सारे, कोई वो उनको इजी वे याद रखने का कोई हम डिवाइस कर लें। अच्छा, जो एक तो वो पिक्चर बड़ी अच्छी है, या तो आप उसको, वो एक ही पिक्चर में सारे डिपॉजिट्स उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है? वो मैं हमेशा, मैं खुद अपने लिए भी मैंने वही पढ़ी थी। दूसरा, जब आप कर रहे होते हो ना MCQs, बार बार आपको याद रह जाती हैं। मुझे वो गुड पास्चर की लीनियर याद है कि वो एक लाइन में चल रहे होते हैं, तो इसलिए वो गुड है। वो एक लाइन में बच्चे चल रहे हैं, तो वो बच्चे गुड है, ठीक है? तो इस तरह जब MCQs बार बार आ रहे होते हैं ना, आप लोगों ने नेफ्रो की होगी, तो फिर याद रह जाते हैं वैसे। बाकी आप इसको एक दो दफा लिख लें, मुझे तो लिखने से याद होते थे, तो मैं तो रजिस्टर भरे हुए थे मैंने अपने। तो ये रफ़ी में भी अच्छा लिखा हुआ है, डबल ए में भी अच्छा लिखा हुआ है। कल डॉक्टर मसुमा हम क्लास जो है शाम में रखेंगे, बाकी मंडे से जो मैंने ज्वाइनिंग देनी है घुटकी में, तो फिर जो टाइम टेबल होगा ना, तो फिर मैं और डॉक्टर अली जो है ना कम्युनिकेट कर लेंगे वो चीज़ें। यही जो है, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना करवानी है। 8 दिन आप लोगों के रह गए हैं, जितनी आप लोग मेहनत कर सकें बेटर है, और जितनी हम लोग करवा सकें वो भी है, ठीक है?